हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो पॉलिटी के इस घटना चक्र की वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम है, तो मिला जुला कर हमारे पास मुश्किल से 1.5 महीने का टाइम है, ठीक है। इतना ही आप मान के चलिए, आपके पास 1.5 महीने का ही टाइम है, क्योंकि अब दिसंबर भी आपका निकल गया, जनवरी रह गई। 1.5 महीने से भी कम का टाइम है, 5 दिन तो अब ऐसे ही निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि 12 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम है, 12 फरवरी, जिसमें से आपका 5 से 6 दिन तो लग जाएगा टिकट उकट करवाने में, जाने में, आने में, ठीक है। ये सारा टाइम आपका लग जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका टाइम है 1 महीना और 10 दिन का टाइम है। अब इस 1 महीने 10 दिन में बीपीएससी के लिए आप किस तरीके से डेडिकेट होकर पढ़ाई करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर यहाँ चूक गए तो फिर 1 साल आपको बैठ के इंतज़ार करना होगा। और आप देख ही रहे हैं कि दिन पे दिन एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है। और अभी देखिए बीपीएससी से क्या किया, बीपीएससी से ऑप्शनल हटा दिया, ऑप्शनल हटा दिया। इसको क्या किया, केवल क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान देंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके लिए जो क्विज हैं, ठीक है, जो क्विज हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। पहला, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। बी, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। डी है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा एक केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचने से पहले आपको राज्य की परिभाषा में क्या चीज़ें शामिल होती है उसके कीवर्ड्स को पकड़ना है, ठीक है। राज्य शब्द को कैसे परिभाषित किया जाता है, सबसे पहले इसका खुद का समुदाय हो, समुदाय हो, ठीक है। पहला ये कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि ये संप्रभु हो, अपने आप में संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब ये होता है कि बाह्य और आंतरिक रूप से कोई भी निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हो, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि उसका खुद का एक निश्चित भूभाग हो, ठीक है। और चौथा है आपका उसकी खुद की सरकार हो, खुद की सरकार हो। तो जहाँ ये चारों चीज़ें आती हैं उसी को हम कहते हैं राज्य। राज्य को इसी के तहत परिभाषित किया गया है, ठीक है, परिभाषित किया गया है। तो अब देखिए ये चारों चीज़ें कहाँ पे मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं। व्यक्ति का देखिए यहाँ पर एक समुदाय है, ठीक है, जो नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग, देखिए कह रहा है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो चारों चीज़ें आ गई ना, बाह्य नियंत्रण के, यानी उसके ऊपर कोई बाह्य नियंत्रण नहीं है। दूसरा ये आ गया आपका, पहला ये समुदाय आ गया। तीसरा आपका आ गया कि उसके पास निश्चित भूभाग है। और चौथा आ गया ये देखिए जिसकी एक संगठित सरकार है, चौथा। तो चारों चीज़ें तो हमको यही मिल जा रहे हैं। तो हमारा आंसर तो ए हो गया, लेकिन हमको जल्दबाजी नहीं करना है। हमको चारों यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है। एक निश्चित भूभाग, ठीक है, एक कंडीशन। राजनीतिक रूप से संगठित लोग, ये तो नहीं है, ठीक है, ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पर है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा के शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, यहाँ भी चारों चीज़ें नहीं आ रही हैं। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है ए।
आंसर है ए। अगर हम यहाँ पर देखें तो कह रहा है राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है। यहाँ पर है संप्रभु व्यक्ति, ठीक है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के, आंतरिक मतलब आपका घरेलू हो गया, ठीक है, इसका मतलब होता है घरेलू, और वैदेशिक मतलब होता है बाह्य, ठीक है, मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं। अब क्या क्या है? पहला दिया है कि व्यक्ति जनसंख्या अर्थात जनता हो, सरकार या सत्ता, सरकार हो इसकी खुद की, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग हो यानी एक निश्चित भूभाग हो, संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर दबाव ना हो। किसी भी राज्य के अनिवार्य तथ्य संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी अगर आपसे 4 ऑप्शन दे और आपसे ये पूछे कि राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से अनिवार्य तत्व है, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी यूपीएससी जो है वो बेस्ट आंसर तक पहुंचने के लिए पूछ लेता है। जैसे कि अस्पृश्यता का अंत भी पूछा गया था, तो सभी को पता है कि आर्टिकल 17 में है, ठीक है, और इससे संबंधित 3-4 ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन इसमें आएगा, उसको हम समझेंगे। और इसमें जो अस्पृश्यता के अंत में सबसे जो बेस्ट आंसर माना था वो माना था उपाधियों का अंत। इसको क्यों माना था? क्योंकि आप किसी व्यक्ति को उपाधि दे करके इतना उसको विशेष बना देते हैं, उसको एकदम अलग ही दर्जा मिल जाता है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ जो है उसकी योग्यता के अनुसार दी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिसयूज हो जाता है पदों का, भाई भतीजावाज की प्रवृत्ति दिखने लगती है, उसमें आप कई सारे लोगों को आप उपाधि दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो बिल्कुल अलग हो जा रहा है, विशेष हो जा रहा है, तो समानता कैसे स्थापित होगी, भेदभाव कैसे स्थापित होगा, ठीक है। तो इसी के लिए सबसे बेस्ट आंसर यूपीएससी इसी को माना था, उपाधियों के अंत को। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हाँ, जो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा था कि यदि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि राज्य का निम्नलिखित में से कैसे कहते हैं, राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ पर आप लोगों को डेली 3 वीडियो मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं और सब्जेक्ट अपने सारे पेंडिंग में हैं, ठीक है। और इन सब का रोल बहुत ज़्यादा है क्विजों का, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी, हमारी कमियां भी पता लगेगी और हमारी तैयारी भी होती जाएगी। तो आपको डेली पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये 3 चीज़ों के वीडियो डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी, और साथ में एक एनसीईआरटी। हमको केवल स्टेट पीसीएस पे ही फोकस नहीं रहना है, हमको यूपीएससी को भी साथ में लेकर के चलना है। भाई जहाँ भी निकले बस हमारा कल्याण होना चाहिए, यही चलता ना आप लोगों के मन में, या तो यूपीएससी निकले या तो आपका स्टेट पीसीएस निकले, लेकिन भाई कल्याण होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, तो ये है राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनिवार्य तत्व है। दे देगा आपका पहला समुदाय, दूसरा दे देगा निश्चित भूभाग, तीसरा दे देगा सरकार, और चौथा दे देगा संप्रभु। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट यही आएगा, क्या पता कहाँ कहाँ किसको रखेगा, क्या पता पहले संप्रभु को रखे फिर सरकार को रखे, ठीक है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे अगर हम बेस्ट आंसर पे पहुँचे तो वो होगा हमारा संप्रभु, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है, कि सबसे जो अनिवार्य तत्व है वो है संप्रभुता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वही है संप्रभुता। अच्छा, ये क्वेश्चन बना ही दिया है, मैं देखी नहीं हूँ, ठीक है,
कोई बात नहीं, दोबारा 2 बार आप लोगों का रिवीजन हो गया। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। अब देखिए, पढ़कर ही लग रहा है, थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो पढ़कर ही लग रहा है कि ये गलत है। यदि भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के कारण संप्रभुता कम हो जा रही है तो यही तो हमारा सबसे अनिवार्य तत्व है। अगर ये नहीं रहेगा तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको स्तर पर राज्य नहीं कहा जाएगा या राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भारत क्या इसका सदस्य बनेगा? नहीं बनेगा ना। ऐसी चीज़ से वो बचेगा, क्योंकि देखिए कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही जब आपको राज्य नहीं मिलेगा, राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो फिर विकास कैसे होगा? ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपके यहाँ निवेश करने कौन आएगा? तो ये सारी चीज़ें मायने रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दूसरा ही हमारा गलत हो जा रहा है, आंसर हो गया ए। ठीक है, यहाँ पर ये भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर है ए। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर दिया भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन है ही नहीं, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। देखिए कितना बढ़िया फैक्ट यहाँ पर भी दिया है। यहाँ पर दे देगा राष्ट्रमंडल है वैधानिक निकाय। ठीक है, लेकिन ये वैधानिक निकाय नहीं है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्या है? ये पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित एक संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता इसमें है ही नहीं। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो आप बताइए कि ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर कितने दिन तक शासन किए हैं और उसके बावजूद भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देख करके हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ये सारी चीज़ें बखूबी समझी गई थी। ठीक है, तो ऐसी हरकत तो भारत कतई नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर ए है। और थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रमंडल के बारे में। तो आप क्या कीजिए ना कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर याद हैं उसे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं उसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहूँगी जो आपको प्रॉपर अच्छे से याद हो। जो आपको याद नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, जिस टाइम आप नोट्स को बनाते हैं ऐसा लगता है कि हाँ आपको याद है, लेकिन अगले दिन क्या होता है कि भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा देखिए, जब कोई भी चीज़ मेहनत वाली होती है ना और जो हमें सफलता की तरफ लेके जाती है, उसको करने में हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे कि आपका मन जो है ना, आपका मन, उसे आप जिस तरीके से चलाना चाहेंगे वो उसी तरीके से चलेगा। जैसे आप कहेंगे, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो खुद से कहते हैं कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसा करता हूँ एक मूवी देख लेता हूँ क्योंकि चीज़ें तो याद हो नहीं रही हैं। लेकिन ऐसा क्या है, जब आप मूवी देखने बैठते हैं तो आपका मन भले ही पढ़ाई में ना हो, आप 4 लाइन पढ़ रहे हैं, आपको चारों लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आपको चारों लाइनों में से कुछ भी याद नहीं हो रहा है, लेकिन वही मन है आपका, अगर आप मूवी पे बैठते हैं तो मूवी पूरी की पूरी याद हो जाती है। जब तो आपका मन नहीं कहता कि मूवी याद करना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिल्कुल आप ध्यान से उस चीज़ को देखते हैं और स्टडी आप ध्यान से नहीं करते हैं, वो आपकी बर्बादी है। तो उस पर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के थ्रू आप कंसंट्रेट हो करके उस चीज़ को देखते हैं, और यहाँ जो आपकी ज़िंदगी बनाने वाली है उसी को आपका मन कहेगा यार अब याद नहीं हो रहा है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। देखिए टाइम कैसे निकल रहा है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हाँ कोई नई चीज़ इसमें मिल रही है जो आपने नहीं पढ़ा है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे गलत हुआ है, तो क्यों हुआ है उसको यहाँ पर एक नोट डाउन करिए और यहाँ पर छोटा सा लिख दीजिए कि गलत क्यों हुआ है, क्या नज़रिया डेवलप करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको सफलता तक बहुत जल्दी पहुँचा सकती हैं।
तो जैसे कि यदि मैं बात करूं यहाँ पर राष्ट्रमंडल का, तो राष्ट्रमंडल से भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है, दे देगा आपका राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल के संदर्भ में, ठीक है। पहला दे देगा कि राष्ट्रमंडल पहला देगा वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। दूसरा आपका दे देगा, सीधा दे देगा कि यह पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है, ठीक है। सत्य कथन चुनिए। तो आपको सीधा क्या लगेगा यहाँ पर, अगर मैं ऑप्शन बना दूं तो पहला दे देगा, ए दे देगा केवल 1, बी दे देगा केवल 2, सी दे देगा दोनों और डी दे देगा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको तो लगेगा कि हाँ राष्ट्रमंडल वैधानिक निकाय होगा, तभी तो इसमें पारस्परिक सहयोग और सद्भावना की बातें की जा रही हैं, लेकिन ये आपका है गलत। और ऐसी ही चीज़ों को यूपीएससी उठा करके डालता है ताकि बच्चे गुमराह हो जाएं। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ये वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि दूसरा इसमें सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इस चीज़ को आपको नोट्स में कैसे बनाना है, आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपको नोट करना है तो सीधा यहाँ पर लिखिए राष्ट्रमंडल वैधानिक निकाय नहीं है, यह पारस्परिक सद्भावना पर आधारित संगठन है। और जहाँ पर पारस्परिक सद्भावना की बात की जाएगी वहाँ पर किसी भी सम्राट के प्रति निष्ठा की बातें नहीं होंगी, वो पूर्णतः स्वतंत्र होगा, एक दूसरे से समानता के तौर पे देखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हर चीज़ लिखी नहीं जाती, कुछ चीज़ों को आप समझिए। मैं मानती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको करने में परेशानी होगी। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जा रहे हैं तो उस चीज़ को लिखिए, जब दूसरी बार आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी को अगर पढ़ाते हैं, आप किसी को अगर बताते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप बोल पाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं, अच्छा ये तो हो गया तीसरा, चौथे पे आते हैं। चौथा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ किसकी सरकार है, किस प्रकार के शासन प्रणाली की बात की गई है, तो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली की बात की गई है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इस पे नहीं जाना है आपको कि लोकतंत्र दिखा तो हम जाने हाँ भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है ही नहीं। यहाँ पर बोल रहे शासन प्रणाली की बात की जा रही है, शासन प्रणाली के बारे में पूछ रहा ना कि शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है, भारत कैसा देश है, ये आपसे नहीं पूछ रहा है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है उसके बारे में पूछ रहा है आपको। तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है कि शासन प्रणाली के सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक होती है संसदात्मक और एक होती है अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए संसदात्मक व्यवस्था अपनाया गया है। तो ध्यान देंगे आप, पहला तो यही आपका बन रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर स्टार लगा के छोड़ देते हैं, अगर आगे इससे संबंधित क्वेश्चंस मिलेगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो इसको हम नोट्स बनाते हुए चल लेंगे, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं, ठीक है, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कार्यपालिका जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो रही है।
संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण करता है इस शासन व्यवस्था में। ठीक है, बस इसी को रखिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी हम देख लेंगे अगर यहाँ पर नीचे नहीं मिलेगा तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। न्यायपालिका से संबंधित हमने चीज़ तो कोई पढ़ी नहीं। कार्यपालिका का न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका यहाँ भी आ गया, वैसे ही गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ये भी गलत है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यहाँ पर यही चीज़ तो बोल रहा है कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका मतलब कि जो विधायिका है वही तो इसको नियंत्रित कर रहा है। तो आंसर है इसका डी। आगे अगर हम देखें तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह रहती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई जा सकती है। किसके बारे में पूछ रहा है, संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है बी। और ये सही बात है कि सरकार संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है और इसी के प्रति हटाई जा सकती है। ये संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ऐसी बात नहीं है, हटाई जा सकती है। ठीक है, और जो देख रहे हैं 20 में पूछा है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए 21 में पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए 21 में पूछा है, 21 में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ें आती हैं। अगर आपने अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट के तहत जा कर के आपने चीज़ों को समझा है, वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं। चाहे किसी भी तरीके से वो घुमा करके आपको क्वेश्चंस बना करके देता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो रटिए मत, समझिए। इसका आंसर है आपका बी। यहाँ पर दिया है कि भारतीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी सर जब विजन सेकेंड टेस्ट को सॉल्व करवा रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आया था, इससे मिलता जुला क्वेश्चन आया था। यहाँ पर इसी ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना था, इसके थ्रू आप आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही था। उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकाई शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर वास्तविक जो कार्यपालिकीय शक्ति है वो किस में निहित है। यहाँ पर दे देगा आपको राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन नहीं, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। अगला आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक तो यहाँ पर है कि वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, तो यहाँ पर आपका धीरे से कर देगा राष्ट्रपति, जो कि गलत है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है, तो वो होता है 75(3) के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई थी। अभी हमने देख लिया ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो था, हमने स्टार लगाया था, वो मिल गया, इसे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ का जो क्वेश्चन है इसको एक बार हम बना लेते हैं। ये यहाँ भी स्टार लगा देते हैं, क्या पता आगे क्वेश्चन मिल ही जाए। तो जो जो स्टार हम लगाते हुए चलेंगे उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि हमको मिल जाता है क्वेश्चन तो छोड़ देंगे, नहीं मिलता है तो हम क्वेश्चन को बना लेंगे। इसमें दिया है कि वर्तमान में संस्थात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विश्व का इतिहास, अब ये नहीं है कि विश्व का इतिहास अब वहाँ चले जाएं। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है पुष्पेश पंत के द्वारा। ऑप्शन में आपका यही देगा, पुष्पेश पंत।
तो विश्व का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है पुष्पेश पंत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, यानी कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से अलग है। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनी विधायिका है और न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि भारत में न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है, क्योंकि भारत में लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। और जब कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं होगा तो उसमें रिव्यू हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनी विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों, छोड़ दीजिए कुछ भी नहीं इसमें, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। अब वही चीज़ सेम है, जो यहाँ पर चीज़ें पूछा है कि कैसे भिन्न है, वही चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसे भिन्न है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा कह रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो पहले को हम समझते हैं। यहाँ पर पहला कह रहा है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो सही बात है, क्योंकि संसद जो है, संसद संविधान की मूल संरचना में संसद संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने हेतु संशोधन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इसकी शक्ति सीमित है। ठीक है, तो पहला हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर है सी। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कि इसमें दिया है कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो किसी विधि या सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीयवाद में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद के संविधान में वही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, कि आप संसद मूल संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं। अगर दूसरे के बारे में हम पढ़ें तो भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आर्टिकल 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो सही बात है, भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप आर्टिकल को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अभी हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं, अध्यक्षतात्मक का विशेषता है ही नहीं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो ये नहीं है हमारे पास। ठीक है, आंसर इसका डी। अगर इसको हम पढ़े थोड़ा सा, तो भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है।
ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से छोड़ सकते हैं आप। बाकी जो ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन छोड़े उसको देख लेते हैं, अभी तक मिला नहीं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति हो रहा है? तो लोकसभा के प्रति हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता? तो किसके? तो 75-3 के तहत, ठीक है। और ये पुस्तक वाला आप क्वेश्चन बना ही लेंगे, पुस्तक नहीं बस छोटा सा नोट्स बना देंगे, विश्व का इतिहास, लेखक पुष्पेश पंत, बस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अभी हमने देखा कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके तहत? तो हमने देख ही लिया, 75-3 के तहत। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे कहानी की तरह। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचित के बिना नहीं बदला जा सकता। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि संसदीय स्वरूप का शासन का प्रमुख लाभ क्या है, तो वो कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, स्वतंत्र तो है ही नहीं दोनों, ठीक है। आंसर इसका सी। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये कब पूछा गया? 13 में पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है, ये राष्ट्र के बारे में पूछ रहा है, ये राज्य जो रखा ना राज्य, इसका मतलब राष्ट्र के बारे में ये पूछ रहा है कि अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष था, लेकिन नहीं, राष्ट्र का जो अध्यक्ष था वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमको दोनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया ए। जैसे यहाँ देखिए, अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे किस में ये बात बोली गई है, तो 75(5) में। और 75(3) में क्या है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये 75(3) और 75(5) में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये बिना मंत्री बने संसद का सदस्य हो सकता है। आप सोचेंगे कि बिना मंत्री बने ये संसद का सदस्य कैसे होगा, तो उसको आप गलत कर देंगे, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मंत्री बने बिना भी वह संसद का सदस्य हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि 6 माह के भीतर ही उसको संसद के सदस्य होने का प्रमाण लेना पड़ेगा। आगे, अर्थात मंत्रिमंडल
के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही बात है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, हमने देख ही लिया, इसीलिए कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। तो ये भी देंगे, राष्ट्र का होता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है पीएम। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आंसर इसका हो गया ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र तो होंगे ही नहीं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। भला राष्ट्रपति क्यों होगा? और यहाँ पर दिया है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं, न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करता है, तो ये भी आपका गलत है। इस तरीके से इसमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, इसका आंसर होगा ई, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करती है। व्यवस्थापिका का मतलब होता है विधायिका, ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर कह रहा है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना, और यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि नहीं, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। इस तरीके से आंसर इसका हो गया ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यानी मिला जुला करके ये पूछ रहा है कि मंत्रिमंडल में ऐसा कौन से सरकार का, कह रहा है कि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्गत कौन से सिद्धांत को अभिव्यक्त किया जाता है, यानी किस सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है मंत्रिमंडल स्वरूप का सरकार। तो पहला, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसी सरकार के काम काज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और चौथा कह रहा है कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने के एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हरासोन्मुख दशा में है। तो अभी हम ऊपर ही पढ़ते आ रहे हैं कि मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा का मतलब होता है लोकप्रिय सदन, जनता का लोकप्रिय सदन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ है, ये कहाँ पर इसको उत्तरदायित्व को बता रहा है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। आंसर इसका है सी। आंसर इसका सी। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधन किया जाता है। ये संबोधित करते हैं, ध्यान रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली को और क्या कहते हैं, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली। उत्तरदायी शासन प्रणाली क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सामूहिक रूप से ये जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए। फिर कह रहा है कि इसमें सरकार मंत्रिपरिषद, यानी इसमें कह रहा है कि सरकार यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो ये भी ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष रूप से। धीरे से आपको उसमें डाल देगा अप्रत्यक्ष रूप से, तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार का या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, किसमें होती हैं? ये होती हैं राष्ट्रपति में। यहाँ पर कुछ समस्त कार्यपालिका शक्तियां, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति नहीं पूछ रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर समस्त पूछ रहा है, आंसर है इसका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। देखिए, पढ़ के ही लग रहा है कि ये गलत है भाई। यहाँ पर एकीकृत शक्ति का प्रावधान कहाँ है? यहाँ पर तो शक्तियों का विभाजन राज्य और उसमें दोनों में है ना, केंद्र और राज्य दोनों में है। ठीक है, कह सकते हैं कि शक्ति का विभाजन राज्य और केंद्र दोनों में है। तो भला ये सब में कैसे? तो चौथा अगर हम गलत करें सभी चारों, तो आपको पता है कि हाँ, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। संस्थात्मक स्वरूप की सरकार है, ये ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि जनता ही प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार को चुनती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर है बी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। देखिए, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आंसर हो गया इसका डी। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह प्रभु, वही चीज़ है, कुछ भी अलग से नहीं दिया है। जो अब ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? नहीं है, सत्य, असत्य, ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भारतीय राजतंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन और सत्तावादी सरकार। आंसर है इसका डी, सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार कहते किसे हैं? सत्तावादी सरकार तानाशाही सरकार को कहते हैं। तानाशाही सरकार जो शक्तिशाली समूह की इच्छाओं व संकल्पनाओं पर आधारित होता। और सबसे बड़ी बात कि इसके शासन से संबंधित कोई समय सीमा तय नहीं होता, समय सीमा तय नहीं। जबकि भारत में क्या है? जबकि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर जनता जिसे चाहे अपने नए प्रतिनिधि के रूप में चुन सकती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। वही चीज़ बताई गई है, इसमें कुछ भी अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से? तो आंसर है ए, क्योंकि सभी को शक्ति यहीं से मिलती है ना, इसी के अंडर में रह करके तो सभी काम करते हैं। कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, या कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो यही है ना, संविधान की सीमाओं से परिबद्ध ही तो होना है। आंसर है इसका डी, क्योंकि संविधान से बाहर जा करके वो काम करेगा ही नहीं।
बाकी ये चीज़ें वही यही लिखी गई हैं, इसमें कुछ भी अलग से इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। अभी कथन ए कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। अब देखिए, एक लोकतांत्रिक मतलब कितना बड़ा शब्द है ये लोकतांत्रिक, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदायों का निवास है, ठीक है, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिसका खान पान, रहन सहन, संस्कृति, पद्धति, परंपरा सब कुछ अलग है, इसलिए तो इसको कहते हैं लोकतांत्रिक, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि एकमात्र भारत का अपना एक संविधान है, इसी के लिए लोकतांत्रिक है। भाई एक संविधान होने से यदि कोई देश लोकतांत्रिक हो सकता है तो चीन का भी तो अपना संविधान है, तो वो लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? तानाशाही सरकार क्यों है? राजतंत्र का सरकार क्यों है? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बड़े इजी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, नहीं, कहाँ, केवल सही बात है ये कि हाँ भारत का एक अपना संविधान है, लेकिन केवल एक संविधान होना ही किसी देश को लोकतांत्रिक देश में शामिल नहीं करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये सही है आंसर, क्योंकि सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सीमित व्याख्या कर रहा है ना ये। और आर गलत, ए गलत, तो दोनों ही गलत, क्योंकि दोनों में से कोई गलत नहीं है। आंसर हो गया इसका बी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से संदर्भित हैं। देखिए वही चीज़ कह रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके पंथनिरपेक्ष में सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, समाजवादी, समाज की मुख्य धारा में लाना वंचितों को, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं। जब तो हमारा देश कहता है कि हाँ हमारा संविधान कहलाता है कि हाँ लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतांत्रिक देश है, इन सारे कारणों की वजह से कहलाता है, ना कि एकमात्र संविधान होने से, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना होगा तो एक कहानी की तरह आप पढ़ के समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही, पढ़ के ही लग जा रहा है लाल फीताशाही, इसमें भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति, इसी को कहते हैं लाल फीताशाही। तो इसमें जब लोग अपने ही लोगों को शामिल करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो पारदर्शिता कैसे, शासन की विशेषता कैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पहले ऑप्शन हट गया। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाना, भाई सभी को क्यों करवाएंगे? जो जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं को तो करवाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अब अधिकतम संख्या में सारे लोग आएंगे, अमीर और गरीब दोनों आएंगे, अमीर और गरीब दोनों आएंगे। अगर ऐसे ही कल्याण करते रह जाएंगे तो अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, कभी भी समानता स्थापित होगा ही नहीं, कभी वो कल्याणकारी राज्य बनेगा ही नहीं, ठीक है। कमजोर वर्गों के कल्याण का, हाँ ठीक है, ये सही है, आंसर है इसका बी, क्योंकि जब आप कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करेंगे तो वो समाज की मुख्य धारा में आएंगे, समानता स्थापित होगी, स्वास्थ्य सुविधा उनकी सुधरेगी, शिक्षा बढ़ेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो देश के जीडीपी में भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। तो छोड़िए, ये कुछ भी नहीं है, एक कहानी की तरह इसको पढ़ के निकाल दीजिएगा। अगला है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यानी कह रहा है कि राज्य हर जगह है, कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। आंसर है ए, क्योंकि राज्य हर जगह है यानी हर जगह कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, कह रहा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना,
विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो साम्यवादी राज्य तो नहीं है संविधान का दर्शन, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता की बात की गई है उद्देशिका में। ठीक है, तो ये तो हमारा है, तो कहीं आप लोग इस पर मत लगा दीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक राज्य, न्याय, पंथ निरपेक्षता, यही सब चीज़ है जो उद्देशिका में हम पढ़ेंगे, वही बात यहाँ पर बताई गई है। आगे और अच्छे से इसको हम समझेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। एक फैक्ट यहाँ पर है कि कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निहित है। तो ध्यान देंगे कि डीपीएसपी किस में है, तो भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, राजतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये कुलीन तंत्र अमीरों का तंत्र यहाँ पर थोड़ी ना, अमीरों का वर्चस्व थोड़ी ना है। आंसर हो गया इसका डी। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र वही चीज़ है जो ऊपर बताया हमने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या राष्ट्रपति? ये कह रहा है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत तो जनता ही तो है ना, क्योंकि अभी वहाँ पर दिया हुआ ना उसमें कि हम भारत के लोग, या देखिए हम भारत के लोग, प्रस्तावना में ये चीज़ तो दिया हुआ है। तो यही बात यहाँ पर पूछ रहा है कि राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो वो जनता है। यहाँ पर शक्ति का स्रोत नहीं पूछ रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका आंसर है बी, एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सत्य हैं। आंसर है डी, सही है, क्योंकि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है इस शासन में, और ये अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये, और ये व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। आंसर है डी। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ था, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। अगला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। फिर कह रहा है कि यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं इसमें। फिर कह रहा है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, और यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो यही तो है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यही तो है प्रजातंत्र। कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब तक जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर हटा देती है। कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व की सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, और समर्पित दलीय कार्यकर्ता के एक समूह को। यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? कि वह क्रियाशील बनाता है। तो आंसर है इसका ए, क्योंकि ये साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, यानी क्या किसको क्रियाशील बनाता है? सही बात है। मान लीजिए कि एक सरकार है जो ना तो रोजगार पर ध्यान दे रही है, ना तो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रही है, तो भला जो महिलाएं और पुरुष होंगे वो अपने बच्चों का फ्यूचर क्यों बर्बाद करेंगे? तो वो सोचेंगे कि चलो एक बार सरकार को बदल ही देते हैं। तो यही तो कह रहा है ना कि लोकतंत्र में क्या होता है कि यह बुद्धि और चरित्र को प्रखर करता है,
वो उसके अनुरूप अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो दोबारा भला क्यों चुनेंगे उस सरकार को। तो ये बुद्धि और चरित्र ही तो है ना। तो आंसर इसका ए। बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो नहीं, मैं ऊपर ही आपको बता रही थी गणतंत्र का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब कि ये वंशानुगत नहीं है ना, जब भी तो पहुंचेगा ना। तो देखिए आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। नहीं, तो राज्य के जो अध्यक्ष उनको निर्वाचित करते हैं ना। तो आंसर तो होगा हमारा हो गया ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किनसे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। यहाँ पर कह रहा है कि परिसंघीय है, भारत का संविधान परिसंघीय है। ये किससे निर्धारित है या किसके थ्रू हम जानते हैं कि यहाँ परिसंघीय है। अनम्य का मतलब कह रहा है कि ये लचीला नहीं है, कठोर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लचीला और कठोर दोनों में समन्वय है ना हमारे यहाँ। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये तो कोई मुद्दा हुआ नहीं। बेस्ट आंसर है आपका डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही परिसंघीय जो भारत में परिसंघीय व्यवस्था को बताता है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य की संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। तो परिसंघीय का मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, आंसर है डी इसका। भारतीय संविधान कैसा है? अभी हमने देखा क्या है, अच्छा सॉरी, न कठोर न अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका मतलब कि समन्वय की बात हो रही है ना यहाँ पर, कि ना तो अंशतः थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला, ऐसा नहीं है। अंशतः दिया है कि थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा लचीला है। थोड़ा सा कठोर ये कैसे कि आप जिसमें चाहे उसमें संशोधन नहीं कर सकती, और लचीला कैसे कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा ये सरकार इसको रिव्यू कर सकती है, संसद रिव्यू कर सकती है, या न्यायपालिका जो भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका। तो ऊपर तो हमने देखा कि भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से कैसे भिन्न है, तो न्यायिक समीक्षा, यही तो है, आंसर है बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे कि कह रहा है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो हम जानते हैं कि संघीय प्रणाली का प्रावधान तो है। क्योंकि कह रहा है क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है, तो ये भी सही है कि हाँ एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है, लेकिन कब होता है? ये आपातकाल की स्थिति में होता है, आपातकाल की स्थिति में। तो इस तरीके से केवल एकमात्र चीज ही एक शक्तिशाली, वही चीज़ संविधान वाला ही है जो ऊपर हमने देखा था कि लोकतंत्र है क्योंकि भारत के पास एक संविधान है। तो ये कह रहा है कि संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि शक्तिशाली केंद्र की रचना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में केंद्र शक्तिशाली हो रही है। बाकी तो आप देख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य भी शक्तियों का विभाजन है। तो इस तरीके से केवल एकमात्र चीज़ ही ऐसा नहीं है। राज्यपाल की भी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आंसर सेम वही होगा, बी ही होगा, क्योंकि सही तो दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है BRA का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है क्योंकि भारत एक संघीय राज्य नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए सीधा इसको पढ़ के ही लग रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, जबकि भारत एक संघीय राज्य है। तो आर गलत है ना, तो यहाँ देखिए आर गलत है, आर यहाँ सही कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर कह रहा है ये आर कैसे सही हो, सही कैसे, तो आंसर आपका निकल गया सी, आंसर आ गया सी। क्योंकि जब आर ही नहीं सही है तो यहाँ कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ भी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ कह रहा है कि आर सही है, तो सही सही जहाँ इसको हटाइए आंसर तो आपका वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं सॉल्व करना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। स्वरूप संघीय क्या दर्शाता है, 21 का है ये क्वेश्चंस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है, संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संघीय लक्षण कौन कौन से हैं। तो यदि हम संघीय लक्षण की बात करें, संघीय लक्षण की बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो आप यही लिखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा, लिखित संविधान। फिर केंद्र राज्यों में शक्तियों का वितरण, केंद्र राज्य में शक्तियों का वितरण। फिर द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये है आपका संघीय लक्षण। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि भारतीय राज्य में, राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो देखिए पढ़ते ही आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित, संघ की विधायिका में संगठन, ये सब कुछ है ही नहीं ऐसा, यहीं से आपका पढ़ करके लग गया, आपका आंसर है ए। तो ये याद होने चाहिए आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस आपके इससे पूछे जाते हैं और हर साल ये यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी एक कहानी से दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताइएगा, बस जो काम की चीज़ है ना उसको यहाँ पर निकाल लिया गया है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। अगला है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या है। केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक गहरी न्यायपालिका, नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए ये भी हमने देखा, उसमें ये भी देखा, लेकिन हमने ये जो नागरिकता है वो हमने नहीं देखा। तो आंसर है इसका सी। ठीक है, तो वही चीज़ें, बस इसको छोड़ करके बाकी वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या क्या संघीय परिलक्षण है, ये संघीय लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए फिर वही पूछ रहा है। तो देख सकते हैं आपको मतलब कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछा है। देखिए लिखित संविधान है, अच्छा एक मिनट क्वेश्चन मैं गलत पढ़ ली हूँ शायद। कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। एकात्मक, इसका मतलब जहाँ पर केवल केंद्र शक्तिशाली होता है, केंद्र शक्तिशाली होता है। ठीक है, एकात्मक तत्व की बात कर रहा है। तो लिखित संविधान, लिखित संविधान में तो दोनों के लिए प्रावधान है ना, केंद्र राज्य दोनों के लिए है। तो पहला आप काटिए। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता ये भी कोई मायने नहीं रखता, तो दूसरा भी आप हटाइए, दूसरा भी। यहाँ देखिए यहाँ भी दो है। फिर कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति, सही बात है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति क्या होता है, सरकार की तरफ झुका होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा तो केंद्र शक्तिशाली कैसे होगा, पांचवा भी गलत आपका। राज्य विधियों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी सही है। ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय, इससे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, संवैधानिक संकट बिल्कुल सही है,
क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब लगता है, राष्ट्रपति शासन, तो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, केंद्र शक्तिशाली हो जाता है इसमें भी। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए आप। अगर आपको लग रहा है कि और कुछ आपको पता नहीं है तो देखिए आपका कितना हो गया। राज्यपाल और ये संवैधानिक संकट यानी राष्ट्रीय आपातकाल को देखिए किस में आ रहा है, 4 और 6 किस में है, तो देखिए 4 यहाँ भी है और 6 भी यहाँ है, 6 7 है यहाँ पर, 6 यहाँ पर है, 4 और 6 और 7। आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, डी। बाकी ये वही कहानी है, पढ़ लीजिएगा इसको एक कहानी की तरह, बस ऐसे नज़र से निकाल लीजिएगा, बाकी वही चीज़ है। अगला है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। फिर वही चीज़ पूछ रहा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है ही नहीं, एक हटाइए। राज्यपालों की नियुक्ति है, अभी हमने देखा। 2 किस में है, इसमें 2 है ही नहीं, इसको भी हटाइए। 2 इसमें है और 2 इसमें है, ये भी हटा दीजिए। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन तो दोनों का होता है ना, तो 4 किस में है, इसको भी हटाइए, तो 4 इसमें भी आपका आंसर आ गया बी। आंसर हो गया आपका बी। इसमें कौन कौन सा है, 2 3 और 5, 2 3 और आपका ये हो गया 5, ये देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संघीय व्यवस्था से संबंधित कथन पूछ रहा है, संघीय व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला अगर हम ऑप्शन को पढ़ें कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो बिल्कुल सही है, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं संघीय व्यवस्था। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण, बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र को राज्य की तुलना में अत्यधिक शक्ति प्राप्त है, ये भी बात सही है आपका। ठीक है, तो दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है आपका। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, ये ऐसा है ही नहीं। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वैदेशिक मामलों में और रक्षा संबंधी मामलों में जो विधायिका है, राज्य विधायिकाएं, वो केंद्र से अलग है ही नहीं। तो भला जब केंद्र से अलग ही नहीं है तो प्रभुता संपन्न कैसे होंगी। तो तीसरा आपका गलत है, तीसरा आपका गलत है, तो ये सभी चारों होगा। आंसर हो गया आपका बी। आंसर आ गया आपका बी। ये पढ़ लेंगे, वही चीज़ दी गई है इसमें। ठीक है, अगला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रता के साथ जोड़ा गया है। तो सही बात है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और इसमें संसदीय प्रणाली को गणतंत्र, बिल्कुल कोई भी पद पर पहुंच सकता है, इसीलिए तो वो निर्वाचित होता है परोक्षतः। तो इसका आंसर है ए। आंसर है ए। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया, वही चीज़ है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा उसको। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो बिल्कुल सही है, जब राजनीतिक दल ही लोकतंत्र के जीवन का रक्त है, तो जब खराब शासन होगा तो लोग किसे कोसेंगे, राजनीतिक दलों को तो कोसेंगे। आंसर है इसका ए। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। एस डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो आंसर है इसका, ये देखिए दोनों। अगर आपको यहाँ पर अगर बीपीएससी में क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी में, तो आंसर हो गया इसका ई। लेकिन यदि आपका यूपीएससी में क्वेश्चन, सॉरी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन देता है, तो इनमें से किसी एक का ही नाम देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों लोग हैं। महात्मा गांधी भी दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित की बात करते थे और जयप्रकाश नारायण भी इसी की बात करते थे। तो ये आपको ध्यान देना है दोनों लोगों का। फिर वही है कथन कारण, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के समंजन
से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। अगर इसको एक बार आप फिर से पढ़िए, कह रहा है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। तो बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि विविधताओं की सामंजस्य से ही एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विविधताओं में जब सामंजस्य होगा, एकता होगा, तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, धर्म को मुद्दा बना करके यहाँ पर राजनीति नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट बात है। आंसर होगा इसका बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर होगा इसका बी। ये आप पढ़ लेंगे कहानी की तरह, ठीक है। फिर वही है कि नीचे कथन दिए गए हैं, कह रहा कथन कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एक परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्वों को समाहित हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिवर्तन कब होगा? जब हम परंपरागत चीज़ों को आधुनिक चीज़ों में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। आधुनिक परिस्थितियों के हिसाब से हम चलेंगे, परंपरागत शैली को हम बदलेंगे। पहले सती प्रथा था, अब सती प्रथा नहीं है। पहले भेदभाव ज़्यादा था, अस्पृश्यता ज़्यादा थी, अब अस्पृश्यता नहीं है, कम है, ठीक है। तो इस तरीके से समय के अनुसार स्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। तो बिल्कुल सही है, आंसर है ए इसका। तो देखिए, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन तो बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है। वही चीज़ दिया गया है इसमें, पढ़ लीजिएगा। अगला है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। अगर इसको आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आंसर तक बहुत इजीली आप खुद ही पहुंच सकते हैं। कह रहा है कि जो महिलाएं हैं, दलित हैं, निर्धन हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये जो समूह हैं भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं। और आर ए की जो है आर का ए का एक मान स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि सही बात है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र किसकी बात करता है? समानता का, ठीक है, उचित न्याय का। तो ये सारी चीज़ें किसके संबंध में की जा रही हैं? कल्याणकारी राज्य का। तो ये सब दलित, महिलाएं, निर्धन, अल्पसंख्यक, इन्हीं को तो वो समाज की मुख्य धारा में लाने की बात करता है। तो जब ये समाज की मुख्य धारा में आएंगे, महिलाएं हैं, शिक्षा प्राप्त करेंगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा, खुद बिजनेसमैन बनेंगी, अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाएंगी, सम्मान मिलेगा उनको भी, ठीक है। अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपना फैसला लेने का अधिकार होगा, अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार होगा। तो यही सारी चीज़ें तो हैं जो आत्मसम्मान दिलवाती हैं। तो वही बात कर रहा है ये, ठीक है। आंसर है ए। अगला है, ये छोड़ दीजिए, अगले पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका ए है, ठीक है आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो संघीय लक्षणों में क्या क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भी है, संबंध वाले राज्य का असमान प्रतिनिधित्व ये भी है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये सहमति का नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत, अर्थात संघ की बात कर रहा है, अर्थात इंडिया, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी जब इसको आर्टिकल 1 में बताया जा रहा है तो सहमति कहाँ से होगी? आंसर है इसका डी। अगला है, इसमें कारण कथन दिया गया है।
कथन कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विवेचन का अधिकार है। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमने पहले पढ़ा था कि भारत एक लोकतंत्र है क्योंकि भारत में एक संविधान है, वही वाला सेम चीज़ है यहाँ पर। ये कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब अर्ध संघात्मक होने के लिए क्या केवल एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना ही जरूरी है? तो ये बिल्कुल गलत है। आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दोनों सही हैं लेकिन यह स्पष्टीकरण सही नहीं करता। देख रहे, कथन कारण बहुत पूछा जाता है। अगला है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। हाँ, ये बेस्ट है। ये कह रहा है कि अर्ध संघात्मक है क्योंकि ना तो ये संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों सही हैं और ये इसका व्याख्या करता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी ना कि संघात्मक है में क्या क्या आ जाएंगी, एकात्मक है में क्या क्या आ जाएंगी, संघात्मक नहीं है क्या क्या आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक ही शब्द में कई चीज़ों को लेकर के बता दिया। आंसर है इसका ए। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर है डी, क्योंकि प्रकृति में ये संघीय तो है लेकिन भावना में ये एकात्मक है। ठीक है, आंसर इसका डी। अगला, भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? 8 में पूछा गया है ये। जी ऑस्टिन ने, केसी व्हीलर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने। ये कई बार पूछा गया है, हालांकि इसमें अपडेटेड 8 का दिखा रहा है लेकिन ये कई बार क्वेश्चंस को पूछा गया है। और इसका आंसर है ए, क्योंकि जी ऑस्टिन के द्वारा ये कहा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कितने बच्चे सर आइवर जेनिंग्स को लगा करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैं जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक? ये छोड़िए, वही पढ़ लीजिए। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक है? तो ये कहा था केसी व्हीलर ने। ये सारी जो चीज़ें हैं ना कन्फ्यूजन वाली चीज़ें, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? अच्छा, ये कथन दिया गया है, पूछ रहा है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, एम.पी. पायले ने कहा था। अच्छा, आंसर तो खुद ही दे दिया, देख लीजिए आप लोग, डी है। ठीक है, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? यानी किसने कहा था ये? तो ये कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने। आंसर है इसका सी, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो जितने भी यहाँ पर फैक्ट पढ़े जा रहे हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? यानी किसने अस्वीकार किया? किसको? तो प्रशासन के सिद्धांतों और कहावतों को, झूठों को। ये किया था हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तित बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विधि और स्वाधीनता यानी विधि स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? आंसर है इसका बी। यदि विधि ही नहीं होगा तो स्वाधीनता कहाँ से होगी? और यदि विधि बार बार परिवर्तित होगा तो वह स्थानीय स्वाधीनता के लिए खतरा नहीं। ये तो कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि भाई परिस्थितियों के हिसाब से तो परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, आंसर सबसे जो इसमें बेस्ट आंसर है वो है बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, कौन है? तो वो है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। आंसर है इसका ए, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टाम्प्स, हेनरी फेयोल। देखिए कितना अजीब अजीब नाम है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जितने भी यहाँ पर है ना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपके बनेंगे,
तो इन चीज़ों को आपको याद रख के चलना है। और इसको कहा था हेनरी फ्योल ने, ठीक है। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फ्योल ने, वही चीज़ है, छोड़िए। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था W.B. डॉनहम द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? यानी गणतंत्रीय अवधारणा कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसका तो पढ़ के ही लग जा रहा है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा में निहित होगा तो वो गणतंत्र होगा नहीं, वो तो राजतंत्र होगा ना, राजतंत्र होगा, ठीक है। तो पढ़ के ही लग जा रहा है। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? यानी विधि के शासन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? शक्तियों का परिसीमन बिल्कुल है, विधि के समक्ष समानता बिल्कुल है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, भाई जन के प्रति सरकार को उत्तरदायित्व होती है ना, यहाँ पर उल्टा कर दिया है। तीसरा आपका गलत है, यहाँ पर उल्टा कर दिया है। स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारी, नागरिक अधिकारी, ये भी सही है। आंसर हो गया इसका आपका सी, 1, 2 और 4, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसे आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा बस ये पुस्तक ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, प्रोफेसर डाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण, तो ये छोड़िए, बस इतना ध्यान रखेंगे कि द लॉ ऑफ सी कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो प्रोफेसर डाइसी के द्वारा। और थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इसमें किन 3 लक्षणों की बात की गई है? तो विधि की सर्वोपरिता यानी विधि की सर्वोच्चता, विधि की समस्तमता और विधि की भावना की प्रबलता, बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, 21 में भी पूछा गया था, ये 14 में भी है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। आंसर है इसका बी, क्योंकि संवैधानिक सरकार का मतलब ही होता है सीमित सरकार। सीमित सरकार, और सरकार सीमित कब होगी? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाएगी, यानी मनमाने तरीके से ये कानून बना करके व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर है इसका बी। अगला है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ये देखिए 20 में पूछा है, सीमित सरकार, यही तो बातें हो रही थी ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अगला है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो सबसे बेस्ट आंसर है इसका स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जब आपको मिलेगा, ठीक है, तभी तो आप अपनी स्वतंत्रता बता पाएंगे कि हाँ हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। आंसर है इसका डी। यहाँ पर देख लेते, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया तो क्या पता कुछ मिल ही जाए। राज्य सरकार के संदर्भ में स्वतंत्र का अर्थ है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वतंत्रता के पहलू, परंतु यह पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते। सही बात है, जब व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएगा, उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध नहीं लगा जाएगा तो जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा उस पर समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगता है, बिल्कुल सम्मान न करे महिलाओं का, ठीक है, या फिर जो सार्वजनिक संपत्तियां परिसंपत्तियां हैं उसका वो ना करे, एक तरह संरक्षण ना करे, तो ये सारी चीज़ें हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह विस्तृति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। इसका मतलब पूर्णतः स्वतंत्र का मतलब यह है कि आप अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करो।
इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता, क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो कुछ भी नहीं, ये कहानी दिया गया है, बस वही है। अगला है समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, अब देखिए वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही थी, विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव। ये समानता, इसका मतलब अस्पृश्यता का अंत पूछ रहा है ये। तो ये कब होगा? जब विशेषाधिकारों का अभाव होगा। और कैसे होगा? ऊपर ही हम लोग स्टार्टिंग में इसको समझ लिए हैं। ठीक है, आंसर है इसका ए। यहाँ पर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? यानी भारत और अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था के बीच समानता पूछ रहा है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब दोनों में समानता की बात कर रहा है तो एक जगह कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है और एक जगह कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, तो दोनों ही सही नहीं होंगे। तो एक एक को काटिए, एक को काटा आपने और दो दो को भी काटिए, दो को भी काटा आपने, क्योंकि ये है भारत के संदर्भ में, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है भारत में, और यहाँ है राज्य के पास, ये है यूएसए के संदर्भ में। ठीक है, फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी। उच्च सदन में कुछ, अच्छा ये कह रहा है कि जो उच्च सदन है उसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये कंडीशन भारत में है केवल, अमेरिका में तो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो चौथा भी हटाइए आप, चौथा भी हटा दिए, आंसर आ गया आपका 3, आंसर है आपका ए। ठीक है, केवल 3। तो ये कहानी है, इसको पढ़ लेंगे एक बार, बाकी यही चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? फिर से पढ़िए क्वेश्चंस। कह रहा है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन से प्रतिवेदन ने भारत के सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? भारत में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, स्थानीय शासन। आंसर है इसका बी, क्योंकि नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। आंसर है इसका बी। यहाँ पर कह रहा है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12। अब ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है, नहीं छोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी। यानी कह रहा है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करने के लिए किन संस्थाओं को, यानी कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में संघवाद, जो विविधता को एकता में समन्वय या उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम करती हैं। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आए ना, तो ये सारी चीज़ें करती हैं, उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी। कोई भी संस्था होगी, वो संस्था कब कार्य करेगी? जब इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगी। ठीक है, आंसर हो गया इसका बी, डी, सभी। बाकी एक कहानी है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा देख लेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसमें किया गया है, तो वो किया गया 263 में। वित्त आयोग 280 में है, ये जो फैक्ट है थोड़ा सा, और अखिल भारतीय सेवा 312 में है। बस यहाँ से 3 चीज़ें आपको लेनी है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि किस दशक में भारत की जो संस्थात्मक व्यवस्था है वो केंद्रीयता के से संघवाद की तरफ खिसकी? तो आंसर है इसका 19, और ये तब हुआ था जब राज्य में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, आंसर है इसका सी। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था संघीय शासन वाला, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। और देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका संघवाद वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो हम ऊपर नहीं छोड़े ना। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उसे आप, अच्छा ये तो लिख दिया है मैंने, ठीक है, कुछ भी नहीं है। नहीं आ रही जो चीज़, उसको लिख करके रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी।
तो शासन प्रणाली हमारा यहाँ से समाप्त होता है। बाकी अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय प्रतीक को देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और जब हमारा ये समाप्त हो जाएगा तो हम अदर घटना चक्र के सब्जेक्ट को भी लेकर के चलेंगे। और ये भी चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर है, बाकी इसमें 1-2 चैप्टर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जल्दी जल्दी इसको हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्जाम से पहले पहले सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।